आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू। मां के पहले स्वरूप शैलपुत्री की जा रही है पूजा। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। गरीबों के जीवन में बदलाव लाने का मांगा आशीर्वाद। झारखंड और केंद्र सरकार में हो रही है तकरार। पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा, 7 लोगों की मौत, 32 घायल। बिहार की सियासत, यूपी पर भी नजर। जाने कांग्रेस ने कौन सा दांव चला जो रिस्की तो है मगर फायदेमंद भी हो सकता है। हाथरस केस में जिस खेत में हुई थी वारदात, सामने आया उसका मालिक छोटू। सीबीआई को दी अहम जानकारी। बलिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह ने वीडियो वायरल कर खुद को बताया निर्दोष। फ्रांस में पैगंबर के कार्टून क्लास में दिखाने वाले शिक्षक का सिर कलम कर दिया गया। सोने की चमक और बढ़ी, चांदी 1399 रुपए हुई मजबूत। और कोलकाता के खिलाफ मिली जीत के बाद कप्तान रोहित ने बताया, इस खास रणनीति के चलते मिली रसेल के खिलाफ सफलता। नवरात्रि के महापर्व की शुरुआत आज 17 अक्टूबर शनिवार से प्रारंभ हो गई। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना करने का विधान है। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में पूजी जाती है। इनका रूप सौम्य और शांत है। सफेद वस्त्र धारण की हुई इन देवी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। माना जाता है कि देवी शैलपुत्री की आराधना करने से मानसिक तत्वों से मुक्ति मिलती है। नवरात्र के पहले दिन उनकी आराधना करना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं माता शैलपुत्री का नाम लेने से घर में पवित्रता आती है। शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए मां जगदंबा से गरीबों और पिछड़े के जीवन उत्थान में सकारात्मक बदलाव लाने का आशीर्वाद मांगा है। पीएम मोदी ने नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया, नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। जगत जननी मां जगदंबा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करे। जय माता दी। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर डीवीसी के बकाया भुगतान के मामले में राज्य सरकार को राहत नहीं दी है। इसे लेकर अब केंद्र और राज्य के बीच तकरार बढ़ रही है। राज्य सरकार भी अपनी बकाया राशि के भुगतान का दावा कर रही है। केंद्र ने अपने राशि को काट ली है, लेकिन कोविड-19 के नाम पर राज्य सरकार के बकाये का भुगतान नहीं कर रही है। राज्य का केंद्र सरकार पर 74,582 करोड़ रुपए बकाया है। त्रिपक्षीय समझौते का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने राज्य के खाते से 1417.50 करोड़ रुपए काटकर डीवीसी के खाते में हस्तांतरित कर दिए हैं। केंद्र के इस कदम से राज्य की आर्थिक परेशानियां बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 32 लोग के घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। घटना पीलीभीत के पुरानापुर इलाके की है। समाचार एजेंसी मिली जानकारी के अनुसार बस और बुलेरो के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोगों ने दम तोड़ दिया जबकि 32 लोग घायल हो गए। एसपी पीलीभीत जयप्रकाश के मुताबिक हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने को मैदान में दमखम दिखा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने भी इन समीकरण के साथ तालमेल बनाते हुए अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, पर इसके साथ पार्टी ने अपने परंपरागत वोट बैंक को फिर से हासिल करने के लिए जोखिम भी उठाया है। कांग्रेस के टिकट बंटवारे पर गौर करने पर ऐसा लगता है कि अब पार्टी अपनी परंपरागत वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। एक तरह से देखा जाए तो भले ही अभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं, मगर कांग्रेस की नजर बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश पर भी है। हाथरस के चंदपा में बिटिया के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म और मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम गुरुवार को गांव पहुंची। सीबीआई ऐसे लोगों को चिन्हित कर पूछताछ कर रही है जो कि इस केस से जुड़े हैं। इसी क्रम में सीबीआई ने उस खेत स्वामी विक्रम
उर्फ छोटू से पूछताछ की, जिसके खेत पर बिटिया के साथ वारदात हुई। अन्य लोगों से भी सीबीआई इस प्रकरण को लेकर पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो विक्रम उर्फ छोटू ने कई अहम जानकारियां सीबीआई को दी है। इससे पहले सीबीआई की टीम करीब 3.5 घंटे तक आरोपियों के घरों को खंगाला और कपड़ों से लेकर मोबाइल फोन तक के बारे में जानकारी ली और परिवार के सदस्यों के फोन कॉल डिटेल भी देखी। यूपी के बलिया में कोटे की दुकान के चयन को लेकर बुलाई गई खुली बैठक के दौरान रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर में हुई खूनी संघर्ष के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने एक वीडियो वायरल कर खुद को निर्दोष बताया है। उसने वीडियो में आरोप लगाया है कि एसडीएम व क्षेत्राधिकारी ने दूसरे पक्ष से मिलीभगत कर उसको मामले में फंसाया है। उसने कहा है कि कोई गोली नहीं चलाई और जयप्रकाश पाल की मौत किसकी गोली से हुई उसे नहीं पता है। पुलिस और अभियोजक पक्ष के अनुसार एक इतिहास के शिक्षक जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद का क्लास में कैरिकेचर दिखाया था, उनकी शुक्रवार को सिर काटकर हत्या कर दी गई। बाद में हमलावर को पुलिस ने मार गिराया। फ्रांसीसी आतंकवाद विरोधी अभियोजकों ने कहा कि हमले की जांच कर रहे हैं, जो पेरिस की सरहद पर शाम 5 बजे हुआ, जो फ्रांस की राजधानी के पश्चिमी उपनगर कॉर्नफ्लेक्स सेंट होरोरीन में एक स्कूल के पास है। सराफा बाजारों में कल सोने और चांदी के रेट में बड़ा बदलाव देखने को मिला। कल यानी 16 अक्टूबर को देश भर के सराफा बाजारों में 24 कैरेट गोल्ड 135 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ 50,798 रुपए के स्तर पर खुला और बाद में 242 रुपए तेज होकर 50,905 रुपए पर बंद हुआ। वहीं जिस चांदी के हाजिर भाव सुबह 1,149 रुपए का बड़ा उछाल था, उसमें शाम को करीब बढ़ोतरी हो गई। चांदी कल 1,399 रुपए प्रति किलो उछलकर 61,598 रुपए पर बंद हुई। मुंबई इंडियंस की टीम ने अपनी विजयी अभियान को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ भी जारी रखा है। आईपीएल 2020 के 32वें मैच में रोहित एंड कंपनी ने केकेआर की टीम को 8 विकेट से शिकस्त दी। मुंबई की यह 8 मैचों में छठी जीत है, जबकि इस सीजन की दूसरी बार टीम ने केकेआर की टीम को धूल चटाई है। गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन और क्विंटन डिकॉक 73 और रोहित शर्मा 35 रनों की पारी के चलते मुंबई ने इस मुकाबले में आसान जीत को अपने नाम किया। कप्तान रोहित टीम की इस एक तरफा जीत से काफी खुश दिखाई दिए और उन्होंने बताया कि कोलकाता के सबसे खतरनाक बल्लेबाज रशेल के खिलाफ टीम ने स्पेशल रणनीति तैयार की थी, जो कि सफल रही।